नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रमशः। क्रमशः के पॉडकास्ट में वैसे तो बड़े-बड़े गेस्ट मिनिस्टर्स को आप देखते होंगे, बहुत बड़े समाजसेवी को देखते होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते होंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, दीपक मलिक, वो ना तो एक्टर हैं, ना तो पॉलिटिशियन हैं, ना ही कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन ये जो काम करते हैं, वो काम ही इनकी पहचान है और ये काम हमारे और आपके लिए करते हैं, ये अपने लिए नहीं करते हैं। क्या करते हैं ये काम? इन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। और हिंदू मोर्चा के आप संस्थापक सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया कि हिंदू मोर्चा खोलना चाहिए? क्योंकि हिंदू के नाम से बहुत सारे मोर्चा है, संगठन है जो हिंदुओं के लिए काम करता है। तो फिर आपने इन लोगों के साथ जुड़ के काम करने की बजाय खुद से अपना हिंदू मोर्चा आपने खोला। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करूँगा कि मुझे यहाँ पे बिठाया। और आपने सही कहा कि मैं पहले कई संगठनों में काम कर चुका हूँ और जो भी हमारे हिंदूवादी संगठन है, मैंने सबके साथ काम किया और सब लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब हम जो काम करना चाहते हैं, हम खुल के अपने मन से काम करना चाहते हैं, अगर आज हम किसी के साथ खड़े हैं और हम उसका अंत तक साथ देना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ लोग की वजह से उसमें हमें बाउंडेशन रहती है। एक हमें अनुमति लेना कि आज हम ये काम करें कि नहीं करें। तो हमको इस चीज़ का बड़ा लगता है कि जब लोग निराश हो जाते थे, कई जगह ऐसी होती थी कि लोग ना निराश होते थे, आज हमारे पास गए, नहीं गए, क्योंकि हमें समय लेना पड़ता था। तो इसलिए भी हमने कौन सा काम ऐसा होता था? किसी के लिए अभी हम जैसे काम करते हैं, हम लव जिहाद पे हमने काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने सड़कों पे नमाज को लेके किया और कई ऐसे काम है हमने किए हैं जो। और काम तो सनातन के लिए जितने मर्जी कर लो उतने कम है आज के समय में, आज की परिस्थिति को देखते हुए। बिल्कुल। लेकिन मैंने अभी हम लव जिहाद पे जो काम कर रहे हैं उसमें देखा है मैंने कि एक लड़की के साथ अगर कोई धोखे से अपनी पहचान छुपाकर उसका धर्मांतरण कराता है, उसका शोषण करता है, उसके बाद हम जब उसका साथ देते हैं तो उसके बाद हमें आगे उसका अंत तक साथ देने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें बिल्कुल। हमारे यानी पास आ शुरुआती जाती दौर हैं। में लोग लाइमलाइट में आने के लिए तो मुद्दे को सामने ले आते हैं, लेकिन आखिरी तक जो है जो लड़ाई लड़नी होती है वो लड़ाई लड़ने तक कोई साथ नहीं होता है और आप जो है उसे अंजाम तक पहुंचाते हो। कोर्ट में भी आप साथ जाते हो। अच्छा दीपक जी, देखिए, एसी कमरे में बैठ करके बातें करना, एसी कमरे में बैठ करके इस तरीके के मुद्दे को उठाना आम बात है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो ऐसा करते हैं और लोग उन्हें जानते भी है, सोशल मीडिया पे उनकी पहुंच भी है, मीडिया में भी उनकी पहुंच है। लेकिन आपकी पहुंच उतनी नहीं है। आपने सड़क पे उतर के काम किया है, लोगों के साथ मिल के काम किया है, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप सब जगह जाते हैं, काम करते हैं। आपको सबसे पहले जो चुनौतियां होती हैं, आपको जब कोई फोन करता है, कैसे उसे जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं, आपकी आपके पास केसेस कैसे आते हैं? आपको पता कैसे चलता है कि ये मामला है, ये लड़की है, इसके साथ लव जिहाद हुआ है, इसके साथ गलत किया है किसी ने, ये पता कैसे चलता है आपको? देखिए, हमारी टीम काम करती है, हर एरिया के अंदर हमारी टीम के सदस्य होते हैं और उसके बाद हमारा सब संगठनों से हमारा मिलना, हमारा संपर्क। और अभी हमने लव जिहाद को लेकर जगह जगह हमने पोस्टर और स्टिकर चलाए और सोशल मीडिया पे भी हमने अपने स्टिकर करे कि अगर किसी भी बहन बेटी को कोई समस्या आती है, धर्मांतरण कराता है, कोई लव जिहाद से धोखे से प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण करता है, तो वो हमसे संपर्क करे, उसको हम निशुल्क सहायता दी जाएगी, उसको कानूनी सहायता निशुल्क दी जाएगी और उसका साथ दिया जाएगा। तो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करते हैं, आप वकील तो नहीं हैं, फिर आपको कहीं से हायर करना पड़ता होगा, तो वो वकील आपको कौन देते हैं? लॉयर कौन है? उनका फीस कौन देते हैं? क्या वो वॉलंटरी है या आपने कोई टीम बनाई हुई है? कैसे काम करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे सनातन का काम करने वाले बहुत लोग हैं जो सामने भी नहीं आते, लेकिन पीछे उनके मन में बड़ी इच्छा रहती है कि आज मैं अपने धर्म के लिए ये कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अपने कुछ वकीलों से हमारा संपर्क हुआ। जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, सड़कों पे जाते हैं, तो जब हम काम करते हैं, इसीलिए आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे मैं इतना क्यों नहीं आता या कुछ चीजें नहीं है, वो यही कारण है कि हमने जो ग्राउंड पे घूम घूम कर लोगों के घरों में जा जाकर हमने संपर्क किया, उनका साथ दिया। उसके बाद जब हम कोर्ट में भी जाते थे, कई बार ऐसा भी हुआ था हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमें फीस भी देनी पड़ती थी और हमें किस परिस्थिति का, जब आज किसी से डोनेशन लेने चले जाओ तो क्या चीजें रहती हैं, तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने भी किया, लेकिन जब लोगों ने देखा हमें वकीलों ने भी देखा, कई लोगों ने देखा, तो उन्होंने फिर हमसे बात करी और उन्होंने हमें पूरा तो मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि आप जो काम करते हैं उसमें आपके शारीरिक और जो मेहनत है वो तो है ही, आपका समय तो है ही, लेकिन साथ में जो है अर्थ भी है, धन भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। तो फिर उसका जुगाड़ कैसे होता है और वो कैसे करते हैं आप? देखिए,
कुछ लोग, मैंने जैसे आपको अभी वकील साहब का बताया कि जो भी हमारे साथ वकील काम करते हैं, उन्होंने हमारा जो ग्राउंड पे काम देखकर हमारा साथ दिया, तो ऐसे ही कुछ लोग हमें हमारे अर्थ में भी हमारी सहायता करते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें उसके लिए भी हमें कुछ चीजें होती हैं, तो लोगों से एक दूसरे से संपर्क करके जो जितना जैसे जैसे सबका योगदान रहता है तो हमारी सब मदद करते हैं, और फिर हम आगे अपनी बहन बेटियों के लिए, उनको बचाने के लिए, और जो भी अपने सनातन की रक्षा के लिए कार्य होते हैं वो सारे कार्य करते हैं। बहुत सारे लफ्ज़ियात के मामले आप लेकर के आए थे और मैंने भी आपके उस मामले को आगे बढ़ाया था। जो लड़कियां आपके पास आती हैं, जो लफ्ज़ियात में फंस जाती हैं, आप उसे निकालते हैं, फिर उसका क्या होता है? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं जो उनको परिवार भी छोड़ देते हैं, तो क्या वापस आप परिवार में उसको रिहेबिलिटेट कराते हैं या फिर उनको अलग से कहीं पर रोजी रोजगार दे करके स्थापित करते हैं? और कैसे करते हैं कि जो लड़कियां वापस आती हैं लफ्ज़ियात के, अगर परिवार उसे स्वीकार ना करे तो फिर उसका क्या होता है? देखिए, अभी तक तो क्या है कि परिवार उनको स्वीकार कर ही लेता है, लेकिन कुछ एक आध केस होते हैं जिसमें परिवार उनके साथ परेशानी होती है, उनको परिवार उनको स्वीकार नहीं करता, तो उनके लिए हम जॉब का प्रबंध कराते हैं और उनको रहने का प्रबंध कराते हैं। जो हमसे हो सकता है उनके लिए उचित कार्य, तो हम वो सब कार्य करते हैं। और कईयों की कैसे कैसे मदद होती है, बहुत तरीके से होती है, वो सारी चीजें अभी बताने की नहीं है। ठीक, मतलब आप कहीं दूसरे सामाजिक संगठनों से भी आप मिल करके काम करते हैं और उनके साथ उनको रिहेबिलिटेट करने की जो है आप देखिए, जो सनातन का काम कर रहा है, हम सब उनके साथ सबसे मिलते हैं और अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए काम करते हैं। और सभी जो मेरा सहयोग करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो जो भी मेरा एक छोटे से लेके बड़ा, जैसे भी मेरी जो भी सहायता करता है किसी प्रकार से भी, जरूरी नहीं है वो धन से सहायता करे, वो मेरे को समय दे, कोई मेरे को, जैसे वकील की टीम हमारी काम करती है, वकील करे, तो वो सब मेरे को जो समय देते हैं, तो सबका उसमें पूरा ही योगदान है। मैं एक सनातन का काम करने वाला, एक अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता समझता हूँ कि मैं सनातन का काम करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। एक बड़ा हाईलाइटेड मामला हुआ था धर्मांतरण का, झिंगुर बाबा, झांगुर बाबा, झिंगुर नहीं, उसे झांगुर बाबा कहते हैं। झांगुर शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 उंगलियां थी उसकी, इसलिए 6 उंगली वाले, मतलब, और अपने आप को इस तरीके के लोग तो अक्सर बाबा कहते हैं ना, कि बाबा उनके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, वो पीर होते हैं, फकीर होते हैं, बाबा तो हमारे सनातन धर्म में होते हैं। तो छांगुर बाबा कहते हैं, हालांकि इस नाम से मुझे परहेज है, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन ये छांगुर वाला प्रकरण क्या है और किस तरीके से ये मामला हाईलाइट में आया? सबसे पहले आपकी संज्ञान में ये आया था, जैसा कि आपने मुझे बताया, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये मेरे को भी किसी पत्रकार के माध्यम से आज से 2 वर्ष पूर्व मुझे इसके बारे में जानकारी हुई थी कि ऐसे ऐसे एक छांगुर बाबा है और वो बलरामपुर के अंदर धर्मांतरण का काम करता है और उस पर थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमने अपनी टीम लगाई और उसकी जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू करी। जब हमने उसको देखा तो उसकी टीम के अंदर लोग काम करते हैं, ये जो मदरसे लेना और जगह प्रोवाइड कराना, ये किस तरह से मिनिस्टरों से मिलना, ये नरेंद्र मोदी जी की फोटो का मिसयूज करते थे। प्रधानमंत्री जी की फोटो का मिसयूज करते थे, भारत प्रतिकार सेवा संघ बना के उस पर तस्वीर लगा के लोगों को बताते थे कि प्रधानमंत्री जी मुझे जानते हैं, योगी जी मुझे जानते हैं। तो ये अपना प्रभाव दिखाने के लिए लोगों को, और इनका जो संपर्क था, इनका दुबई, सऊदी और जितने भी ये इस्लामिक कंट्री हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए जो सोचते हैं, जो धर्मांतरण कराने के लिए जो काम करते हैं, और जो ये उलेमा और ये जो संगठन काम करते हैं, या सब जगह से उसको फंडिंग आती थी। फिर हमने उसके बारे में भी पता करा, तो जब हमें फंडिंग के बारे में पता चली तो कई करोड़ों के हिसाब से फंडिंग आती थी और जो ये बस्ता आ रहा था, तो इसमें कुछ प्रशासन के कुछ लोग भी थे जो इसमें मिले हुए थे, जिसके कारण से अभी तक बस्ता आ रहा था। फिर बाद में हमने इसकी शिकायत दी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को शिकायत दी, योगी जी को शिकायत दी हमने। इसको शिकायत देने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने और अमित शाह जी ने और योगी जी ने, इन तीनों जगह से हमें पूरा समर्थन मिला और उन्होंने पूरी जांच कराई इसकी, और फिर आगे जाके इस केस को सीबीआई के हवाले सौंपा गया। सीबीआई से जब इसकी जांच हुई और आगे इस पे प्रेशर बना, तो उसके बाद छांगुर बाबा के ऊपर कार्रवाई होना शुरू हुई। और तो ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाई। और अभी क्या है, अभी वो पकड़ा गया है या अभी वो जेल में है? और आगे जब तक रहेगा, जब तक जैसे जैसे जो भी प्रोसेस रहेगा कानूनन तरीके से वो रहेगा। और ये मेरी उपलब्धि नहीं है, सनातन के काम करने वाले उन सभी लोगों की और हमारे सब उन लोगों की जिन्होंने मुझे बताया या जिन्होंने मेरा इसमें साथ दिया, उन सभी लोगों की उपलब्धि है ये, मैं यही मानता हूँ। और इसलिए मैंने ज्यादा कोई
मीडिया में आके या कहीं इधर उधर दीपक, जाके मैंने जिस ज्यादा तरीके का काम आप करते हैं, आप धर्मांतरण के खिलाफ काम करते हैं, आप सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है उसके खिलाफ काम करते हैं, आप लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ काम करते हैं, आप लैंड जिहाद के खिलाफ काम करते हैं, और अकेले इन सब कामों में खतरा बहुत है, इन सब कामों में चैलेंजेस बहुत हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए डरना क्या है, हमने मरना तो वैसे भी है, आज नहीं मरेंगे 10 साल बाद मर जाएंगे, लेकिन हम पैदा हुए हैं, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम भारत के अंदर पैदा हुए हैं, और हम यहाँ पर पैदा होकर हम अपनी ही संस्कृति को भूल जाएंगे, अपनी ही संस्कृति को छोड़ देंगे, और हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि आज ही हमारी रक्षा करेगा। तो मैं उस चीजों को नहीं देखता कि ये हमारी रक्षा करेगा, अपनी रक्षा स्वयं करते हैं हम, और हम दूसरों के लिए भी खड़े रहते हैं। तो हमें इस चीज का खतरा है ही नहीं कि कोई हमारा कर देगा, वो कल का करता, हमारे साथ किसी ने कुछ करना है वो आज कर दे, हमें उसका नहीं है, क्योंकि हम जब किसी के साथ खड़े हैं तो जब तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ भी कोई खड़ा हो। अभी तक कोई धमकी मिली, कोई किसी तरीके का कोई थ्रेट या? हाँ, धमकियां मिलती रहती हैं, धमकियां आई हैं मेरे को, पहले धमकियां आई हैं, काफी नंबर हैं, मेरे को धमकियां आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे अरशद मदनी ये कितना ये भोंकता रहता है, ये अलग अलग चीजें बोलता रहता है कि जिहाद फैलाओ, कभी राम कोई कुछ नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं है, तो वो उसका काम है ना, वो बोले जा रहा है, लेकिन जो हमारा काम है हम करे जा रहे हैं। ये जो चीज़ें आप करते हैं तो पहले से भी हो रहे थे, लेकिन 2014 के बाद से, यानी जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से ऐसे मामले ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है कि ये मामले तो पहले भी चल रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये सरकार के संरक्षण में थे, या सरकार इन्हें सामने नहीं लाना चाहती थी, या प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे थे जो इनको बाहर नहीं लाना चाहते थे? और 2014 के बाद चूंकि सरकार सनातन के समर्थन में बनी थी और लोगों को लग रहा था कि एक मैसेज जो है वो सनातन के लिए है, इसलिए ऐसे मामले अब बाहर आने लगे और आप जैसे लोग जो है वो काम करने के लिए अब सामने दिखने लगे। देखिए पहले भी ये मामले होते थे, और पहले बहुत होते थे। आपने देखा होगा ये यूपी के अंदर जब आजम खान पकड़ा गया और उसका बेटा था, उनके घरों में भी डेड बॉडियां हिंदू लड़कियों की मिली है, बिल्कुल, है ना, चाहे वो समाजवादी के समय रहा हो, चाहे मायावती के समय रहा हो, तो हर जगह ये काम पहले से ही शुरू से होते आए हैं। लेकिन अब जाकर मीडिया ने या प्रशासन भी थोड़ा जागरूक हुआ है जब से 2014 के बाद। और आज जो लोग कहते हैं कि 14 के बाद तो जब से बीजेपी की सरकार आई है या मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद तो ज्यादा होने लगे, ये ज्यादा नहीं होने लगे, ये पहले बहुत ज्यादा होते थे। अब तो हमें पता चलने लगा है ये, बिल्कुल, और पता चलने के बाद लोगों को जागरूक करना शुरू किया है, और फिर उसके बाद वो भड़क रहे हैं, जब तो ये कर रहे हैं ना पत्थरबाजी। बिल्कुल। ये जो स्थानीय प्रशासन है या पुलिस खास तौर पे जो इस तरीके का काम करते हैं, उनको स्थानीय थाना और स्थानीय शासन से जो है वो संरक्षण मिलता है। जब आप इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो आपको केवल उन लोगों से केवल डर नहीं होता है, वो स्थानीय जो थाना है, स्थानीय जो प्रशासन है, वो भी आपके पीछे लगता है, कि उनको लगता है कि उनकी भी पोल पट्टी खुलने वाली है। तो क्या स्थानीय थाना से आपको सहयोग मिला, या थाने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका समर्थन करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो आपका विरोध करते होंगे? तो इसको किस तरीके से आप टैकल कर रहे हैं, और कहाँ पर आपको चुनौतियां पेश आई? देखिए समर्थन करने वाले भी होते हैं और विरोध करने वाले भी होते हैं, तो इसीलिए अब हमारी मांग चल रही है कि दिल्ली सरकार से, जैसे अभी 8-10 राज्यों के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण पे कानून है। देखिए पुलिस जो काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस को चाहिए पेपर या पुलिस को चाहिए गवाह। आज लोग जो बाहर निकल के नहीं आते हैं, किसी की बच्ची के साथ अगर कोई गलत काम होता है या कोई उसके साथ धर्मांतरण कराता है या कुछ होता है, तो लड़कियां भी कई ऐसी होती हैं कि वो सामने नहीं आती, उसके परिवारों का प्रेशर रहता है कि हमें मीडिया में नहीं आना या हमें कहीं सामने नहीं आना, हमारे बारे में किसी को पता ना चले, तो ऐसा होता है। तो हम तो उन लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि एक तो वो भी जागरूक रहे, और प्रशासन भी हमारा सहयोग करता है जहां हमारे पास चीजें होती हैं। अगर प्रशासन हमारा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साथ नहीं देते, तो बाद में कोर्ट है ना, न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना काम करती है, हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के माध्यम से जो भी काम होता है। तो फिर से मेरा वही सवाल, तो कोर्ट जाने के लिए पैसा, मानिए वकील तो फ्री में हो गया, लेकिन कोर्ट की फीस होती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कोर्ट में जहां आपको पैसे लगते ही लगते हैं। आपको पेपर कराना है, आपको फोटो स्टेट कराना है, आपको वकालतनामा देना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे लगते हैं। तो वो पैसे आप कहाँ से लाते हैं? देखिए वो भी हो ही जाता है ना, इंतजाम हो जाता है। वो भी लोग हैं सनातन का काम करने वाले, मैंने जैसे बताया पहले भी आपको कि बहुत सारे लोग होते हैं। आप भी आप सनातन के लिए बड़ा काम करते हैं, हमने देखा कई बार आपको, आप चैनल पे अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए बड़ा काम करते हैं। तो हमें आप जैसे लोग भी और बहुत सारे हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करते हैं और हमें करते हैं। दीपक जी, एक जो मसला है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो पिछले दिनों हमारी आपसे बात हो रही थी, कि बहुत सारी लड़कियां मिसिंग हैं,
और वो ज़्यादातर जो मिसिंग लड़कियां हैं वो नाबालिग हैं, और नाबालिग में भी अगर कहें तो 95 to 98% लड़कियां ऐसी हैं जो सनातनी हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। तो आप ये जो डेटा जमा कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी सोच है या इसमें कोई और भी मदद कर रहा है आपको? ये डेटा कहाँ से ला रहे हैं आप, या जो केसेस थाने में दर्ज होते हैं वही डेटा आपके पास है, या इसके अलावा भी आपके पास डेटा है? देखिए, जो थाने में दर्ज है वो तो आ जाता है हमारे पास, लेकिन और भी लोग हैं, जो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कंप्लेंट नहीं कराते। हम भी उन लोगों से, हमें जिस तरीके से पता चलता है उन लोगों के हम परिवार से संपर्क करते हैं और उनकी जानकारी निकालते हैं, और फिर हम आगे जाके उसके लिए जो भी काम होता है। अभी ये 1 वर्ष के अंदर 13,000 लड़कियां दिल्ली में मिसिंग हुई हैं, जिसमें 8,000 लड़कियां नाबालिग हैं। अब वो करते क्या है, पहले भी मैंने आपको ये बताया है कि वो लड़कियों को, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो मिसिंग लड़कियां हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को ये कहना चाहूंगा कि उनको हर एक एंगल से उनको चेक करा जाना चाहिए कि वो लड़कियां गई कहाँ। या तो उनके साथ लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराकर उनके साथ निकाह कर लिया गया, या उनको बेच दिया गया, या उनकी हत्या कर दी गई। अंत में जाके जब हम देखते हैं तो ये लड़कियां हमें कहाँ मिलती हैं? ये लड़कियां हमें मिलती हैं पुरखे के पीछे या कब्र के नीचे। अच्छा, या तुमने बुर्के के पीछे या तो कब्र के या फिर कब्र के नीचे, मतलब या तो धर्मांतरण करा दिया जाता है या उसकी फिर हत्या कर दी जाती है। अच्छा, एक चीज और भी इसमें जो मिसिंग लड़कियों के बारे में बोला कि हर एक जो एक स्वस्थ शरीर जो है वो अपने आप में 5 से 6 करोड़ का है, क्योंकि आपकी किडनी है, आपके और भी दूसरे ऑर्गन्स हैं, आपके आईज हैं, बहुत सारी चीजें जो इसके लिए भी लोगों का अपहरण होता है, लड़कियां गायब की जाती है, बच्चे भी गायब किए जाते हैं। क्या ये जो रैकेट है ये केवल धर्मांतरण का मुद्दा है या लफ्जियात का मुद्दा है, या इसमें आपको लगता है कि ये जो ऑर्गन का जो रैकेट है, जो ह्यूमन ऑर्गन का के रैकेट में काम करते हैं, क्या उसका भी कोई एंगल आपको मिला है? देखिए, बिल्कुल मिला है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर डॉक्टरों का ग्रुप काम करता है इन लोगों का, और बहुत बड़ा ग्रुप है। वो मैं सारी चीजें बताना नहीं चाहूंगा, अभी हमारी उस पर रिसर्च चल रही है कि वो किस तरह से लड़कियों का, उनके ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई भी करते हैं। उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी हुई है और हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जब हम कर रहे थे उसके बाद भी हमने कई जगह बताया कि इस तरीके से ये काम करते हैं, और बाद में देखिए आप दिल्ली में भी डॉक्टर आगे निकल के बम ब्लास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये काम अपना बम ब्लास्ट करके भी कर रहे हैं, बच्चियों का धर्मांतरण करा के उनकी हत्या करके उनके ऑर्गन्स बेच के भी कर रहे हैं। इनके पास पैसा कहां से आता है? सारा ही बाहर से नहीं आता। जो यहाँ मदरसों के अंदर बैठ के ये मौलाना जो ज्ञान देते हैं कि इसको बाइक दी जाएगी, इस हिंदू लड़की का इतना, जैसे छांगुर बाबा ने रेट लगा रखा था कि ब्राह्मण लड़की का 10 लाख, इसका 8 लाख, इसका 5 लाख, इसका 6 लाख। तो ये पैसा कहां से आता है यहाँ बैठे हुए एट ए टाइम? इनके पास ये पैसा कहां से आता है? ये यही आता है इनके पास। जो इनकी टीम एक काम कर रही है, बच्चियों की हत्या करना, उनके ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई करना, ये वो काम कर रहे हैं। और बार बार मैं यही कहता हूं कि सरकार को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। किसी भी विषय को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप कहीं भी चले जाएं, आज कहते हैं कि लड़की 18 साल की हो चुकी है। भाई 18 साल 2 महीने की हो गई है और लड़की चली गई है। अब ये तो अपनी मर्जी से गई है, शादी करके आएगी। वो आई 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, नहीं आई, ऐसा केस हुआ है। अभी पिछले 1 साल से एक लड़की मिसिंग है, 14 साल की, और 1 वर्ष हो चुका है उसको। आज तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चला कि कहाँ है। तो वो कहीं कहाँ होगी? कहाँ? वही मैंने बताया ना कि वो बुरखे के पीछे या कब्र के नीचे, वो एंड में वहीं मिलती हैं और बाद में या तो उनके ह्यूमन ऑर्गन्स भेज दिए जाते हैं। दीपक, कोई एक ऐसा कोई मसला बताइए, कोई एक ऐसा केस जिसे आपने शुरू में आपने हाथ में लिया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। जैसे कोई लफ्जियात में लड़की फंसी, आपके पास कंप्लेन उसके पेरेंट्स ने किए, आपने फिर उस पर काम करना शुरू किया, आपने पुलिस को इत्तला दिया, आपने आप कोर्ट में गए, आपकी टीम ने काम किया, और फिर वो लड़की वापस लाए, फिर उसे जाकर के उसके परिवार वालों को सुपुर्द किया। उसके बाद जो उनके परिवार वालों का जो रिएक्शन होता है, मैं वैसे कुछ कहानियां आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो अंजाम तक पहुंचाया जिसे आपने? नहीं, कहानी तो ऐसी तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या है कि हम किसी का नाम लें, किसी का कुछ, तो वो एक थोड़ा सा सीक्रेट रहता है कि किसी बच्ची के साथ क्या हुआ, उसका कम उम्र में नाबालिग बच्ची के साथ। मैं आपसे भी, आपको ध्यान हो शायद, मैं आपसे भी संपर्क में आया था कि एक नाबालिग बच्ची का किस तरह से जिहादियों ने उसका बलात्कार किया था, उसको बहला फुसला के उसका बलात्कार किया। और फिर जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आपके चैनल से हमने मदद भी ली और उसकी शिकायत कराई। बाद में वो लोग पकड़े गए, वो लड़की अपने घर आई है और आज अपने घर रह रही है वो आराम से। अच्छा दीपक, आपने कभी कोई ऐसा फेस किया है
जब आपको लगा हो जो अपोनेंट पार्टी, चूंकि अक्सर ये चीज़ें जो शुरू होती हैं मोहल्ले से शुरू होती है, जहाँ पर जो फैमिली, लड़की की जो फैमिली होती है, लड़के के जो फैमिली होती है, एक दूसरे को जानते हैं, और उसके बाद ये मसला होता है, फिर उसके बाद जो है केस होता है, फिर उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आप जैसा कोई है जो वो इंटरफेयर करता है, तो उसको थ्रेट मिलते हैं। क्या आपको कोई ऐसा लाइव कुछ याद है आपको जो किसी मसले में आपको थ्रेट आई हो और आपने फिर काम किया हो और फिर उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया हो? नहीं, कई केस हैं। अभी दिल्ली के अंदर द्वारका में भी ऐसा केस हुआ था कि वो लड़की को बहला फुसला के उसने जबरदस्ती शादी के लिए प्रेशर बना रहा था। जब हम उस केस के अंदर गए तो उसमें काफी समय हो चुका था और पुलिस उस पे काम नहीं कर रही थी कुछ, लेकिन जब उस पे प्रेशर बना तो प्रशासन ने फिर उसको थोड़ा सा ध्यान से संज्ञान में लिया और उसके ऊपर कार्रवाई करी और उस लड़के को जेल भिजवाया। बाकी बाद में हमें पता चलता है कि कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ हमारे राम जी है और हमारे साथ हमारी रक्षा करने वाली भारत माता है और वो हमारी रक्षा करेगी। आपकी फैमिली में कौन है, कि आपकी फैमिली के लोग आपके साथ हैं या उनको परेशानी होती है आपके इस, क्योंकि अक्सर जो समाज का काम करते हैं उनका परिवार अक्सर उनके, ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि हालांकि बहुत सारे परिवार ऐसे ही हैं जो मिलकर काम करते हैं, पीछे सहयोग देते हैं, लेकिन फैमिली तो एक पार्ट है। आप जब घर से सुबह निकल जाते होंगे, रात में देर से जाते होंगे, घर में समय नहीं देते होंगे आप, आपके भी बीवी बच्चे माता पिता, तो वो दिन दीपक मलिक भाई समाज के लिए तो है लेकिन परिवार के लिए नहीं है, इसको फेस करता है आपने? नहीं, ये तो रोज ही फेस होता है। ये तो एक आम आदमी के जीवन में रोज ही इस चीजों का वो रहता है कि परिवार तो खैर कोई साथ देता ही नहीं है, परिवार ने कभी साथ नहीं दिया। सिर्फ जो मेरी धर्म पत्नी है वो मेरा साथ देती है, वो मेरे को कहती है कि कोई नहीं मैं करो, लेकिन कई बार उसको भी गुस्सा आता है कि पूरे दिन समाज समाज करते रहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मैं काम कर पा रहा हूँ या मेरे अंदर जो ताकत है काम करने की, वो सारी ही प्रेरणा मुझे उससे मिली है कि वो मेरा साथ देती है। अगर शायद वो साथ ना देती तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता आगे तक। ये आपको पता है, परिवार ही अगर साथ नहीं देगा या हम, और ऊपर से हमारी धर्म पत्नी अगर वही साथ नहीं देगी या चीजें रहेंगी तो हम काम कैसे कर पाएंगे? बड़ी समस्याएं होती है, लेकिन वो मेरा पूरा साथ देती है और मेरे को आगे बढ़ने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए, कोई समय हो कुछ भी हो, रात को 2 भी बज रहे हो, हम रात को 2 बजे भी निकल जाते हैं, तो वो मेरा पूरा सहयोग करते हैं। चलिए, थैंक यू दीपक मलिक, हमसे बात करने के लिए। आपका हिंदू मोर्चा जो है इसी तरह काम करता रहे और आप लोगों की सहायता करते रहें और लव जिहाद से बच्चियों को बचाते रहें, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और ख़ासतौर पे अभी जो आपने एक मुहिम चलाई है, जो गायब हुई लड़कियों को आप खोजने का आपने बीड़ा उठाया है, उसे उनके घर तक पहुंचाने, उन्हें उनके माता पिता तक पहुंचाने का जो आपने एक जिम्मेदारी, एक बीड़ा उठाया है, वो आप सफल हो उस काम में, और लोगों का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, समाज का सहयोग भी आपको मिलता रहे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये दीपक मलिक जी थे जिनसे हमने सभी मुद्दों पर बात करी, और ये दीपक मलिक केवल लव जिहाद या लैंड जिहाद या धर्मांतरण के ऊपर काम नहीं करते हैं, बल्कि उन सारे मुद्दों पर काम करते हैं जो सनातन के लिए ज़रूरी है, और सनातन को मजबूत करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी ये ज़रूरी समझते हैं वो काम करते हैं। दीपक मलिक का साथ दीजिए, दीपक मलिक जैसों का साथ दीजिए, क्योंकि दीपक केवल यही नहीं है, दीपक मलिक जैसे लोग आपके आसपास भी होते हैं। जहां से भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहां भी आपको दीपक मलिक जैसा कोई भी व्यक्ति मिले, उसे साथ दीजिए, क्योंकि ये है तभी आप है तभी हम है। थैंक यू।